जी, आईओ सब सिस्टम के बारे में जी, मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एन आईओ, इसमें हमारे पास दो मेजर कंपोनेंट्स हैं जी। एक हमारे पास इनपुट आउटपुट इंटरफेस है, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो कनेक्ट करता है सीपीयू को इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ। यानी आपका कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, स्पीकर, हार्ड डिस्क, जितने भी ये डिवाइसेस हैं, सबसे पहले तो ये सुन लें ज़रा, थोड़ी सी नई एक इस्तेलाह है कि हम कहते हैं कि जी हार्ड डिस्क जो है ना ये स्टोरेज डिवाइस है, लेकिन सीपीयू के लिए ये भी एक इनपुट और आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि सीपीयू इससे तो डाटा ले रहा होता है या यहाँ डाटा, तो मेमोरी के मेमोरी सिस्टम जो है सारे से ही सीपीयू जो है ना वो इनपुट और आउटपुट ले रहा होता है। ठीक है, तो जितने भी डिवाइसेस हैं, सबसे पहला कंपोनेंट इनका वो है, यानी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की हम बात कर रहे हैं, एक हिस्सा इनका वो है जिसमें इंटरफेस पड़ा हुआ है कनेक्ट करने का। ठीक है, इनपुट आउटपुट इंटरफेस। दूसरा इटसेल्फ वो आला है, पेरिफेरल, इटसेल्फ वो है विच आर द डिवाइसेस यूज्ड टू कम्युनिकेट विद सीपीयू। फॉर एग्जांपल कीबोर्ड है, मॉनिटर है और एटसेट्रा लिखा हुआ है, तो उसका मतलब है बाकी भी इसके अंदर जो है ना वो आते हैं। और नेक्स्ट आप देखिए हमारे पास वो मशहूर ज़माना जो है ना वो ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम है, और आप देखें कि मेमोरी सब सिस्टम है, एक सीपीयू है और एक हमारे पास आईओ सब सिस्टम है। और अगर हम आईओ सब सिस्टम का उसने फ्लैश बैक दिखाया हुआ है, तो उसमें आप देखें आईओ इंटरफेस है और साथ में वो पेरिफेरल है। कीबोर्ड के अंदर भी ये दो चीजें हैं, माउस है, कोई भी है ना, तो उसके अंदर ये दो मेन कंपोनेंट हैं जिनके साथ आपका आईओ सिस्टम जो है ना वो मूव करता है। अब हमारे पास आ गया जी कंप्यूटर इंटरफेस इज अ पीस ऑफ हार्डवेयर हुज, यानी इंटरफेस को ये बयान कर रहा है। इंटरफेस हमारे पास क्या है, ये एक हार्डवेयर है जिसका प्राइमरी पर्पस ये है कि वो इन दोनों कंपोनेंट्स को आपस में कनेक्ट करेगा, दैट द सिग्नल लेवल एंड टाइमिंग रिक्वायरमेंट ऑफ एलिमेंट्स आर मैच्ड बाय दीज इंटरफेस। जी कंप्यूटर को चलाएं ना जी, और कीबोर्ड उतरा हुआ हो तो वो ऑन होने से पहले आपको बताता है कि कीबोर्ड यहाँ मौजूद नहीं है। अगर माउस उतरा हो तो वो ये मेन सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, और इसी तरह अगर आप रैम निकाल के चलाएं तो वो आपको बताता है कि जी मेमोरी इसकी कम हो गई है। ये सारी चीजें उसे कैसे पता चलती हैं, तो यही वो इंटरफेस होता है जिसके दरमियान होता है। एक सिग्नल जो है वो जनरेट होता है और आगे से इंटरफेस ने, कीबोर्ड के इंटरफेस ने उसे रिप्लाई करना होता है। अगर तो रिप्लाई करता है तो इसका मतलब है कीबोर्ड लगा हुआ है, और अगर रिप्लाई नहीं करता तो इसका क्या मतलब है कि कीबोर्ड साथ अटैच नहीं है। तो वो उसी वक्त आपका वो जो बायोस की स्क्रीन नहीं चल रही होती, उसके ऊपर मैसेज आता है कीबोर्ड नॉट फाउंड या कीबोर्ड नॉट अटैच्ड। ठीक है, आम सिस्टम में ये इस तरह की चीज होती है। ठीक हो गया जी, दो एलिमेंट्स। अब जिन जिन एलिमेंट्स को ये आपस में कंप्यूटर इंटरफेस कनेक्ट करवाता है, तो नंबर 1 तो आपका प्रोसेसर का यूनिट हो गया, नंबर 2 मेमोरी का सब सिस्टम हो गया, नंबर 3 पेरिफेरल हो गया, और नंबर 4 वो बसेस हैं जिन्हें आप लिंक्स कहलाते हैं। ये चार चीजें मिलकर जो इंटरफेस बनाती हैं, जिस इंटरफेस की मदद से सीपीयू कनेक्ट होता है किसी भी इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ, इसे हम कंप्यूटर इंटरफेस कहते हैं। पेपर में सवाल आता है कंप्यूटर इंटरफेस किस पर मुश्तमिल है, तो 4 कंपोनेंट्स हैं उसके। प्रोसेसर यूनिट, जाहिर है वो कंट्रोल यूनिट वाली बात पड़ी हुई है ना। अब कीबोर्ड के लगने या उतरने को एएलयू प्रोसेस करता है या कंट्रोल यूनिट करता है? कंट्रोल यूनिट ही करता है ना, उसी को पता होता है ना कौन सी चीज लग रही है इनपुट, तो ये वही है, ये प्रोसेसर का वो वाला यूनिट। उसके बाद मेमोरी सब सिस्टम हम पढ़ के आए हैं, पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि तमाम डिवाइसेस जो हैं ये मेमोरी में मैप हो जाते हैं, और सीपीयू को पता होता है कि ये हिस्सा कीबोर्ड का है, ये वाला मेमोरी पोर्शन मॉनिटर का है। ठीक है, मेमोरी मैप्ड आईओ जो हमने पढ़ी थी। और उसके बाद वो पेरिफेरल इटसेल्फ है, और उसके बाद वो बसेस हैं जो 3 किस्म की हैं, डाटा एड्रेस, जिनके जरिए ये कनेक्टेड है हमारे साथ। जो प्रोसेस होते हैं इनके दरमियान, इन अदर वर्ड्स इंटरफेस इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट मैच रिक्वायरमेंट्स ऑफ 2 सब सिस्टम बिटवीन द कनेक्टेड। जी ये बड़ा अहम जुमला है जी, मैच द रिक्वायरमेंट ऑफ 2 सब सिस्टम बिटवीन व्हाट इट इज कनेक्टेड। बेटा ये रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि कीबोर्ड पे हम ए दबाते हैं, प्रोसेसर में ए नहीं जाता,
प्रोसेसर में उसका बाइनरी वर्जन जाता है, ठीक है। अच्छा, और इसी तरह स्पीकर की मिसाल ले लें, स्पीकर में हमें आवाज आ रही होती है और तार में आवाज नहीं होती, ठीक हो गया। तो इसका क्या मतलब है, जो आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस है ना, वो सिर्फ रिसीव या सेंड नहीं कर रहा, उसमें थोड़ी सी ये फंक्शनैलिटी मौजूद है कि वो रिस्पेक्टिव फॉर्म में डाटा को इनपुट या आउटपुट करता है। मतलब तार में सिग्नल आता है, लेकिन ये स्पीकर की अपनी खूबी है कि वो उसको आवाज में तब्दील करता है, डी को। और इसी तरह मॉनिटर पे सिग्नल जाता है और ये मॉनिटर की अपनी खूबी, और ये अपनी खूबी उसमें कौन लेके आ रहा है, ये उसका जो आईओ इंटरफेस है ना। अब उधर से इसको हम ऐसे कहते होते हैं कि इनपुट डिवाइस सेंड्स द डाटा इन टू सीपीयू इन प्रोसेसर एक्सेप्टेबल फॉर्मेट। आपसे वो ले रहा है, यूजर से, यूजर और सीपीयू के दरमियान ही कीबोर्ड है ना, यूजर से ले रहा है यूजर के एक्सेप्टेबल फॉर्मेट में, सीपीयू को दे रहा है सीपीयू के एक्सेप्टेबल फॉर्मेट में। अच्छा, आउटपुट डिवाइस पे आ जाएं। आउटपुट डिवाइस क्या कर रहा है, वहां से ले रहा है सिग्नल्स की सूरत में आपको तस्वीर या आवाज दिखा रहा है, क्योंकि आप तस्वीर और आवाज को समझते हैं। तो यहां पर वो क्या कर रहा है, वो अपने अंदर कहीं ना कहीं एक मैचिंग सॉफ्टवेयर चला रहा है, मैचिंग कर रहा है, जो ये लाइन में आता है। एन इंटरफेस दैट कैन बी यूज्ड टू कनेक्ट टू माइक्रो कंप्यूटर बस टू पेरिफेरल इज कॉल्ड आईओ पोर्ट। आईओ पोर्ट की डेफिनेशन आ गई। अब हम किस तरह से कनेक्ट करते हैं, इनपुट आउटपुट पोर्ट, यानी कहां पे लगाते हैं हम अपने पेरिफेरल पोर्ट, ये जो यानी जिसको आप पोर्ट कहते हो, सिर्फ ये यूएसबी पोर्ट है, ये सीरियल पोर्ट है, ये उनकी टाइप्स हैं, लेकिन बेसिकली ये सारी इनपुट आउटपुट पोर्ट्स हैं। यूएसबी जो है ये यूनिवर्सल सीरियल बस है, ये बस का लफ्ज भी आ गया, बस पोर्ट, ये सारे मिलते जुलते से लफ्ज हैं आर्किटेक्चर लेवल पे। जब हम चले जाते हैं ना, बेसिकली पोर्ट क्या है, एक बस है, बाकी वो यूएसबी शक्ल में है, वो सीरियल में है, उसके पीछे एक इलेक्ट्रिकल पाथ है जहां से डाटा जो है ना वो आपके सीपीयू या मेमोरी तक पहुंच जाता है, ठीक है। अब आईओ पोर्ट जो है सर्व्स द फॉलोइंग। अब आईओ पोर्ट में हम क्या क्या काम करते हैं, नंबर 1 है जी बफरिंग, नंबर 2 है होल्डिंग कंट्रोल इंफॉर्मेशन दैट डिक्टेट हाउ इट ट्रांसफर इज टू बी कंडक्टेड, एंड होल्डिंग स्टेटस इंफॉर्मेशन सो दैट the processor can monitor the activity of interface and associated with IO element। बहुत अहम बात है जी, 3 काम पोर्ट में हो रहे हैं जी। नंबर 1 बफरिंग, नंबर 2 उसकी जो ट्रांसफर है वो किस तरह की होगी, यूएसबी की। सीरियल और पैरेलल पोर्ट आप पढ़ के आए। सीरियल पोर्ट वो होती है जिसके अंदर 1 बिट जाती है, 8 बिटें जानी है तो वो एक दूसरे के पीछे जाएंगी 1 by 1, ठीक है, ये सीरियल है। यही वो बता रहा है कि एक तो उसके अंदर ये इंफॉर्मेशन होती है कि ट्रांसफर कैसे कंडक्ट की जाएगी। पैरेलल में कैसे जाती हैं कि 8 हैं या 16 हैं तो वो पैरेलल इकट्ठी जाएंगी, ठीक। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात, पोर्ट में ये होता है कि वो कुछ डाटा को टेम्परेरी होल्ड भी कर लेती है, ठीक है। अगर मैंने कई दफा ये मिसाल दी है और ऐसा हुआ भी, आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चलाया और उधर से टाइप करना शुरू कर दिया, अभी वर्ड जो है ना वो कहीं हैंग हुआ था, बिजी था, तो आपको वो लिखा हुआ वहां पे नजर नहीं आ रहा होता, थोड़ी देर के बाद आ जाता है। वो इतनी देर कहाँ रुका रहता है, वो आपके बफर में मौजूद होता है। हर बफर बेसिकली ना एक पाइप है, समझ लें, एक पाइप है, और ये इसके अंदर जो है ना ये हर इनपुट आउटपुट डिवाइस और प्रोसेसर के दरमियान मौजूद है। ये मेमोरी एरिया है, डेडिकेटेड मेमोरी एरिया बिटवीन एनी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस एंड द प्रोसेसर। अगर आप कीबोर्ड से कोई भी डाटा जाएगा तो कीबोर्ड का भी बफर है, माउस का भी बफर है, और वो जो बफर है वो बेसिकली एक मेमोरी है, और उसको थोड़ा सी मिकदार होती है उसकी, ये भी ध्यान में रखिए, ज्यादा नहीं होती, यानी हाँ जी कैपेसिटी होती है इसकी ना। मैं अक्सर बफर को समझाने के लिए कहता होता हूँ कि आप समझ लें कि एक बड़ा बर्तन है, उसमें पानी पड़ा हुआ है और उससे आपने छोटे बर्तन में डालना है। अब आप कैसे डालेंगे, आप कोई ना कोई बर्तन इस्तेमाल करेंगे उधर से निकाल के उधर डालने के लिए। तो वो जो बर्तन है ना वो सीपीयू और इनपुट आउटपुट डिवाइस के दरमियान वो बफर है। जितनी कम्युनिकेशन हो रही होती है वो बफरिंग के साथ हो रही होती है। हम लोगों ने यूट्यूब के जमाने के आप लोग हैं तो आप बफरिंग को समझते हैं जी कि जो गाना रुक जाता है ना जी तो उदो बफरिंग, बेसिकली यही है, उसके दरमियान भी बफर चल रहा है। आप देखो ना कि जब स्मूथली चल रहा होता है तो उधर से डिस्कनेक्ट भी आप कर दें
आपकी YouTube डिस्कनेक्ट हो गई, लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ डाटा बफर में आ चुका होता है पहले, जो चलता रहता है। समझा? ये असल में फिलॉसफी है इसकी, कि अगर ये बफर दरमियान में ना हो तो क्या होगा, जितनी इनपुट देंगे उतनी सीपीयू रिसीव करेगा। अगर सीपीयू किसी वजह से बिजी था और वो आपकी इनपुट नहीं ले सकता, तो इसका क्या होगा, या तो आपकी इनपुट जाया होगी या आप इनपुट दे नहीं सकेंगे, या आप इनपुट आपकी जाया होगी या आप इनपुट दे नहीं सकेंगे। तो सीपीयू के बिजी रहने तक या आपके उस इनपुट आउटपुट डिवाइस की तरफ मुतवज्जा होने तक, ठीक है, सीपीयू अपनी प्रोसेसिंग कर रहा होता है। ठीक हो गया, उसको 100 काम होते हैं, जब विंडो चला के देखो ना तो 100 काम वो कर रहा होता है। तो हमें ये सारा कुछ माइक्रो सेकंड्स में हो रहा है। आप माइक्रो सेकंड्स में नहीं, इसको अपने हिसाब से सोचें जरा। एक सीपीयू 100 काम कर रहा है, इधर से आपने एक कमांड दे दी है, अब वो कमांड रिसीव करने के अभी तक फुर्सत में नहीं है, थोड़ी देर के लिए वो कमांड आपके और उसके दरमियान बफर में रहेगी। दैट इज द रोल ऑफ बफर। ये जरूर आपने पढ़ना है कि बफर हमारे पास क्या होता है, बफरिंग किस तरह से होती है। डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ इनपुट आउटपुट मॉड्यूल देख लें जी। ये आपकी डीएलडी लेवल की डायग्राम है जी। ये यानी जो मॉड्यूल सा बना हुआ है, देखें जी, इसमें कुछ डाटा रजिस्टर हैं, इनपुट आउटपुट डिकोडिंग लॉजिक भी है, डिवाइस इंटरफेस लॉजिक भी है, और इसी तरह डिफरेंट किस्म के वो जो 3 किस्म की इंफॉर्मेशन है उसके कंट्रोल भी मौजूद हैं, डाटा लाइंस भी मौजूद हैं। 3 बसें होती हैं ना, इन डाटा, एड्रेस और कंट्रोल। तो ये ज़ाहिर है इस इनपुट आउटपुट हार्डवेयर में, जिसको हम आईओ पोर्ट या आईओ इंटरफेस कह के आए हैं, इसमें तीनों चीजों को कनेक्ट करने की ऑप्शन मौजूद होगी, एड्रेस लाइंस को भी, कंट्रोल लाइंस को भी और डाटा लाइंस को भी। और कीबोर्ड के साथ जो तार होती है वो तो एक ही होती है ना, ठीक है ना। तो उसमें डाटा बस भी जारी होती है, कंट्रोल इंफॉर्मेशन भी होती है और आपके पास एड्रेस इंफॉर्मेशन भी होती है, ठीक है ना। तो वो फिर इस तरह करके जो है ना वो यहां से देखो, ये डाटा रजिस्टर। अब रजिस्टर क्या करता है, डाटा को तो स्टोर करता है रजिस्टर। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के अंदर कहीं ना कहीं रजिस्टर या कोई टेम्परेरी मेमोरी लगी हुई हैं, जिनको वो बफर के तौर पे यूज करता है या जैसे भी वो यूज करता है, ठीक है ना। ये चीज इसमें आ गई जी। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास, इसको, इस डायग्राम को आपने थोड़ा सा देख लेना है जी। अब आ गया जी आइसोलेटेड इनपुट आउटपुट क्या होती है और मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट हमारे पास क्या होती है। आइसोलेटेड को देखें जी, इनपुट आउटपुट है आपके दरमियान और उधर से आपके दरमियान मेमोरी है, और ये दोनों चीजें कनेक्टेड हैं विद द हेल्प ऑफ एड्रेस बस, डाटा बस एंड कंट्रोल बस, ठीक है। ये 3 चीजों के साथ जो है ना ये कनेक्टेड है। और ये हमारे पास आइसोलेटेड और इनपुट आउटपुट में क्या फर्क है, ये मुझे देखने दें जी, कहाँ लिखा हुआ है जी। मेमोरी मैप्ड वर्सेस आईओ आइसोलेटेड जो है ना ये क्या होती है, जरा नीचे देखें जी कि इन आइसोलेटेड, जो नीचे पैरा लिखा हुआ है डायग्राम के, इन आइसोलेटेड इनपुट आउटपुट ए सेपरेट एड्रेस स्पेस ऑफ सीपीयू इज रिजर्व्ड फॉर इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। ध्यान से लफ्ज पढ़ लें क्या लिखा हुआ है, सेपरेट एड्रेस स्पेस ऑफ सीपीयू, दरमियान में मेमोरी कोई नहीं है। यानी सीपीयू की जो एड्रेस स्पेस है ना सीपीयू की, अब ये एड्रेस स्पेस क्या होती है कि जो अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको एक लफ्ज बता के आया हूं कि जितने डिवाइसेस होते हैं मेमोरी के अंदर, हर डिवाइसेस की एक एड्रेस स्पेस एलोकेट कर दी जाती है। ये किसकी है, ये कीबोर्ड की, ये माउस। इसी तरह सीपीयू की भी एक एड्रेस स्पेस होती है। क्या मतलब, आप किसी बंदे को काम करने के लिए एक अजाफी पेज दे दें कि यहाँ पे तुमने अपना रफ वर्क करना है, तो वो वहां पे कर रहे हैं ना। तो इसी तरह सीपीयू अपना जो कुछ भी कर रहा होता है ना, वो अपनी मेमोरी के उस एरिया में कर रहा होता है, उसकी लिमिट होती है बकायदा स्टार्टिंग, और उससे बाहर नहीं जा सकता आपका सीपीयू। ये एड्रेस स्पेस होती है। समझ आई बात की? फर्ज करें एक व्हाइट बोर्ड है, 3 स्टूडेंट्स को आप कोई काम अलॉट कर देते हैं और उस व्हाइट बोर्ड को आप 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं कि तुमने इसके अंदर लिखना है, तुमने इसके अंदर, तुमने इसके अंदर। अब वो तीनों की वो एड्रेस स्पेस हो गई एक किस्म, ठीक है। तो इसी तरह अब यहां पर क्या कह रहा है कि आइसोलेटेड इनपुट आउटपुट वो है जिसमें जो सीपीयू की एड्रेस स्पेस है ना, वहां पे रिजर्वेशन हो जाती है इनपुट और आउटपुट डिवाइस की, ठीक हो गया।
अच्छा, अब आगे देखो, द एड्रेस स्पेस इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द एड्रेस स्पेस यूज्ड फॉर मेमोरी डिवाइसेस। मेमोरी डिवाइसेस वाली एड्रेस स्पेस ये नहीं होती, ये डिफरेंट होती है सीपीयू वाली जो होती है। इन अदर वर्ड्स CPU has distinct address spaces, one for memory and one for input and output। CPU के पास दो एड्रेस स्पेसेस है, मेमोरी की अलहदा है और इनपुट और आउटपुट की अलहदा है। तो यूनिक CPU instructions are associated with the input output space, which means that only those instructions are executing on CPU, then address space will be IO and hence device mapped IO is called IO space। अब इस एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका ऊपर वाली आपके सामने डायग्राम है, उसको देख लें। दूसरे तरीकाकार में पढ़ने से पहले ऊपर वाली डायग्राम देखें आप कि हर इनपुट आउटपुट डिवाइस मैप होगा मेमोरी में और मेमोरी कनेक्ट होगी आपके सीपीयू से। ठीक है, पहले डायरेक्टली रिजर्व की हैं सीपीयू के अंदर और अब आपका जो इनपुट आउटपुट है वो रिजर्व हुआ है जाके मेमोरी में और वो मेमोरी जो है वो कनेक्टेड है किसके साथ, सीपीयू के साथ। इसे हम कहते हैं मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट। अब हम इसकी जरा डेफिनेशन पढ़ते हैं तो नीचे हमें यहां पे मिल जाएगी जी इसकी मेमोरी। What should be considered during input and output subsystem design? हमने पढ़ लिया कि इसमें मेमोरी मैपिंग की टेक्निक है, आईओ है, इसमें इनपुट आउटपुट इंटरफेस होता है, पेरिफेरल होता है, ये सारी बातें हम पढ़ रहे हैं। अब जब हम इसको डिजाइनर डिजाइन करेगा, कोई भी इनपुट आउटपुट सिस्टम डिजाइन करेगा, सबसे पहले वो डाटा लोकेशन को ज़हन में रखेगा जी कि मैंने अपने डाटा को किस जगह पे लोकेट करना है। The designer must identify the device where the data to be accessed and available, the address of the device and how to collect data from this device। हमने क्या बोला, यहां से कोई ना कोई डाटा आना है और उसने मेमोरी में या सीपीयू में किसी ना किसी जगह स्टोर होना है। कैसे आएगा, कहां आएगा और कितना आएगा, ठीक है ना जी। तो ये जो है ना वो उसे जहन में रखना पड़ेगा। ये हो गई पहली कंसिडरेशन फॉर डिजाइनिंग इनपुट आउटपुट सिस्टम। दूसरी क्या है, ये बाकी सारा आगे उसकी एग्जांपल लिखी हुई है। दूसरा है जी डाटा ट्रांसफर। जाहिर है चूंकि डाटा ट्रांसफर होके आना है इनपुट आउटपुट से सीपीयू में, तो ट्रांसफर कैसे होगी, जैसे हम पीछे क्या कहें सीरियल ट्रांसफर होगी या पैरेलल होगी, मेरा ख्याल है इसमें यही बात बताएगा वो। और दूसरा वन वे कम्युनिकेशन होगी, टू वे कम्युनिकेशन होगी। मसलन अब कीबोर्ड से तो एक ही तरफ को ट्रांसफर होनी है, दो तरफ तो होनी नहीं है, और मॉनिटर से भी एक ही तरफ होनी है, सीपीयू से आउटपुट जानी है। अगर टच स्क्रीन है तो वहां पे इनपुट भी होता है और आउटपुट भी होता है, ठीक है ना। तो ये चीजें, दिस इंक्लूड डायरेक्शन ऑफ ट्रांसफर, यानी ये देखो ट्रांसफर करते वक्त एक तो हमने बताना है कि डायरेक्शन क्या होगी, इनपुट होगी, आउटपुट होगी या क्या होगी, और दूसरी चीज जो होगी वो होगी कि जो अमाउंट ऑफ डाटा रेट जो है वो उसका क्या होगा। ये दो बातें जो है ना वो डाटा ट्रांसफर में तय की जाएंगी। कौन कौन सी बेटा, डायरेक्शन ऑफ ट्रांसफर एंड द ट्रांसफर स्पीड, कितनी स्पीड पे कीबोर्ड और सीपीयू में ट्रांसफर होगा और सीपीयू से एलसीडी में ट्रांसफर होगा। ये कीबोर्ड माउस तो कॉमन डिवाइसेस है ना, आप ना कोई और डिवाइस खरीद के देखें इनपुट। मसलन एक डिवाइस है वो जिसके ऊपर हम हैंड रिटन लिखते हैं ना तो स्क्रीन पे आ जाता है, ग्राफिक डिजिटाइजर या ग्राफिक टैबलेट कहते हैं उसको। अब वो 6,000 रुपए की भी है और वो 16,000 रुपए की भी है और वो 46,000 रुपए की भी है, ठीक है ना। अब हमें उनका साइज भी सेम नजर आता है, काम भी सेम नजर आता है, लेकिन फर्क उनका होता है डाटा ट्रांसफर रेट्स के अंदर और जो उनकी सेंसिटिविटी होती है ना उनके अंदर ये सारी चीजें फर्क। यानी किसी का पैड अच्छा होता है और किसी का पैड थोड़ा कमजोर होता है या उसकी सेंसिटिविटी उतनी अच्छी, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं जब आप आईओ को कंसीडर करते हैं या देखते हैं, ठीक है जी। डाटा ट्रांसफर के बाद डाटा सिंक्रोनाइजेशन जो है ना ये अमल उसमें कौन सा होगा। हमने जब आईओ सब सिस्टम पढ़ा था तो हमने शुरू में ही पढ़ लिया था, 3 तरीके हैं सिंक्रोनाइजेशन के। सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, डाटा ट्रांसफर करने के आगे 3 स्ट्रेटजीज हैं। एक है सिंक्रोनस ट्रांसमिशन, एक सेमी सिंक्रोनस और एक एसिंक्रोनस। ये आपने खुद पढ़ लेनी है। सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस में फर्क मैं बता देता हूं, सेमी एसिंक्रोनस आप खुद पढ़ लीजिएगा।
और ये मैंने पिछले लेक्चर में भी कहा था कि ये दोनों लफ्ज अपने दिमाग में मुस्तकिल बिठा लें, ये कंप्यूटर साइंस के अंदर कई जगह पे ये लफ्ज बार बार आ रहे हैं। अगर एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट को डाटा भेजता है, ठीक है, उससे कम्युनिकेट करता है, और अगर वो दूसरा डाटा भेजने से पहले पहले की रिसीविंग का इंतजार करता है, तो फिर ये है एसिंक्रोनस। ये मैं भूल भी सकता हूं, मैं हो सकता है उल्ट बोल जाऊं, जो दो बातें मेरे दिमाग में अक्सर रह जाती हैं। दिस कैन बी अंडरस्टूड बाई वेव फॉर्म, M stands for master and S the master slave, so there is no need to selection of particular slave device. नो, हाँ जी, नो हैंड शेकिंग जी, ठीक है। सिंक्रोनस वो है जिसमें हैंड शेकिंग सिग्नल की जरूरत नहीं है। हैंड शेकिंग सिग्नल क्या है? आपने डाटा भेजा और आगे से रिसीव होके अगर वापस सेंडर को बताया जाए कि मेरे पास पहुंच गया है, दूसरा भेजो, तो दिस इज कॉल्ड हैंड शेकिंग मैकेनिज्म। तो सिंक्रोनस में कोई हैंड शेकिंग नहीं होती, सेंडर भेजता रहता है, रिसीवर के पास पहुंचता रहता है। लेकिन एस सिंक्रोनस में जब तक हैंड शेकिंग सिग्नल नहीं आता तो दूसरे डाटा को नहीं भेजा जाता। कि हैंड शेकिंग सिग्नल अपने दिमाग में बिठा लें, ये इसके अंदर जरूर यूज होता है जी, ठीक है। तो ये डाटा की सिंक्रोनाइजेशन को देखा जाता है। ये एस सिंक्रोनस, सिंक्रोनस, सेमी माइट पॉसिबल के दोनों का मिक्सचर हो किसी जगह। ये डायग्राम भी बड़ी अच्छे तरीके से आपको बता रही है। ये जो डायग्राम नहीं बनी हुई साथ में, इसमें बताया जा रहा है कि ये देखो रीड एम के वापस आया डाटा या नहीं आया जी। अच्छा जी, उसके बाद इसके अंदर आ जाता है हमारे पास सीरियल एंड पैरेलल ट्रांसफर जी। ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जी। सीरियल ट्रांसफर में 1 बिट एट अ टाइम जाती है, पैरेलल में मोर बिट्स एट अ टाइम, वो 8 बिट है, 16 बिट है, 32 है, या जितनी भी हैं, ये पैरेलल जो है ना वो मूव करेंगी। इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपको याद होने चाहिए, ये जरूर आपने ध्यान में रखना है जी। और जो यूएसबी है, ये क्या नाम है इसका भला? यूनिवर्सल सीरियल बस, ये सीरियल बस है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिए, सीरियल की स्पीड ज्यादा होती है मेरा ख्याल है पैरेलल, लेकिन जो नेटवर्क की तार नहीं होती उसमें 8 पेयर लगे होते हैं नेटवर्क की, जो वो पैरेलल कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो ये कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, ये सारे सीरियली कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, ठीक हो गया। उसमें चूंकि डिजिटल डाटा जा रहा होता है, ठीक है। ये सीरियल और पैरेलल ट्रांसफर जो है इसका भी आपको पता होना चाहिए। जो सीरियल कम्युनिकेशन है ये फिर आगे दो किस्म की है, एस सिंक्रोनस और सिंक्रोनस। अब देखो एस सिंक्रोनस में क्या लिखा हुआ है? स्पेशल बिट पैटर्न सेपरेट द कैरेक्टर्स एंड डेड टाइम बिटवीन कैरेक्टर्स कैन बी ऑफ एनी लेंथ एंड क्लॉक एट बोथ एंड नीड नॉट हैव टू सेम फ्रीक्वेंसी। ये एस सिंक्रोनस है। और यहां पे सिंक्रोनस से मुराद ये है कि कैरेक्टर्स आर सेंट बैक टू बैक, एक दूसरे के पीछे भेजे जा रहे हैं, लेकिन उसमें उन्होंने ना एक डेड टाइम बीच में डाला हुआ है जिससे वो कंफर्म करते हैं कि डाटा पहुंच गया है कि नहीं पहुंचा। यानी वहां पर एक ऐसा मैकेनिज्म जरूर है जिससे सेंडर को ये पता चलेगा कि डाटा सही कम्युनिकेट हो रहा है या नहीं हो रहा है जी, ठीक है। ये सिंक्रोनस और एस सिंक्रोनस के दरमियान आ गया जी, ठीक है। एरर कंडीशंस सीरियल कम्युनिकेशन के अंदर कौन कौन सी हो सकती हैं? फ्रेमिंग एरर है, पैरिटी एरर है, ओवररन एरर है, ये सारी डिफरेंट किस्म की एरर्स हैं। ये आप ना पढ़ लीजिएगा, फिर आयोपास को हम कल नेक्स्ट डिस्कस करेंगे जी। फ्रेमिंग एरर इज अकर व्हेन 0 इज रिसीव्ड इंस्टेड ऑफ स्टॉप बिट विच इज ऑलवेज 1। यानी फ्रेमिंग एरर कौन सी है कि इधर से 0 भेजा था और किसी वजह से दरमियान में नॉइज की वजह से या कोई भी एरर आई और वहां पे जब सिग्नल पहुंचा तो वो 1 था। अब 0 और 1 में बहुत फर्क है क्योंकि ये बाइनरी नंबर सिस्टम है, तो 0 और 1 में यानी ये एक दूसरे के बिल्कुल उल्ट हो गए ना। जैसे वो यहां मिसाल दे रहा है कि 1 का मतलब है स्टॉप बिट, तो अगर उसकी जगह 0 चला गया तो इसका मतलब है स्टार्ट बिट, ठीक है। तो इस तरह की एरर हो सकती है। पैरिटी एरर जो होती है इज अकर व्हेन पैरिटी ऑफ रिसीव्ड डाटा इज नॉट सेम एज इट शुड बी। ये पैरिटी क्या होता है? ये एक तरीकाकार है, आपने CS 601 में आगे पढ़ना है। पैरिटी बिट ये होती है कि आप जब डाटा भेजते हैं ना तो एक बिट में आप ये भेजते हैं कि इसमें नंबर ऑफ वंस जो हैं वो कितने हैं और नंबर ऑफ जीरो जो हैं वो कितने हैं।
ठीक है, तो आपने सुने डाटा तो जो आपने भेजा सो भेजा, जो पैरिटी की इंफॉर्मेशन भेजी ना, अगर वही जाके गलत रिसीव हो गई तो चेक कैसे होगा, या गलत चेक हो जाएगा, यानी चेकिंग इंफॉर्मेशन ही अगर गलत चली गई तो इस तरह की एरर्स हमारे पास। ओवररन का क्या मतलब है, प्रायर करेक्टर दैट वाज रिसीव्ड, जो करेक्टर पहले रिसीव हो गए थे वो दोबारा रिसीव हो गए, ठीक है, तो फिर ये ओवररन हो जाएगा यानी डबल हो जाएगा, ये वाली एरर है, इसको भी आपने देखना है जी। और उसके बाद हमारे पास है अंडर रन एरर, इफ ए करेक्टर इज नॉट अवेलेबल एट द बिगिनिंग ऑफ एन इंटरवल, यानी ये ओवररन के उल्टे। ये चार किस्म की एरर्स जो हैं ये सीरियल कम्युनिकेशन में अक्कर हो सकती हैं, इनको भी आपने जहन में रखना है जी, ठीक है जी। ठीक है जी, नेक्स्ट इंशाल्लाह जो हमारा लेक्चर होगा ना जी, ये बहुत बड़े बड़े लेक्चर हैं यार, इसमें ये जो दो न्यूमेरिकल है ना ये हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है जी, चलें।